नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ अनुप्रास अलंकार पर आधारित है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। ठीक है, दोबारा देखिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके गहनों से, उसके आभूषणों से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। तो आज हम अलंकार के भेद अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए उसकी भी परिभाषा को समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोबारा देखिए। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण, कोई भी वर्ण हो, वो एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से समझते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब इसमें यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ये देखिए, तरनी में भी त है, तनुजा में भी त है, तट में, तमाल, तरवर, इन सभी में ये त वर्ण से शुरू हैं और त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आइए अब प्रश्न करते हैं। अलंकार के और भी भेद हैं, लेकिन आज हम अनुप्रास अलंकार के विषय में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पाठ इसी पर आधारित है। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कभी न खीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन मही रीझे, कहा कहो इहि रिस के मारे, खेलन को नहीं जात, खान पान सम्मान राग रंग मनि न भावे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब हमने इन पंक्तियों को पढ़ा। अब इन्हीं पंक्तियों के आधार पर प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला, अभी जो पंक्तियां आपने पढ़ी उन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रारंभ एक ही वर्ण से होता है। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि कौन सा वर्ण बार बार आया है। जैसे उदाहरण दिया गया है, पहली जो पंक्ति हमने पढ़ी थी, मैया मोही, इसमें मैया और मोही में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये देखिए, मैया मोही, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं हम, मोही मारन, इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब अगला देखिए, मोहन मुख और मन मही, मोहन मुख मन मही, इन सभी शब्दों में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी तरह कहा कहो, कहा कहो में क वर्ण की आवृत्ति, राग रंग, राग रंग में र वर्ण की आवृत्ति, और बिना विचारी जो करे सो पाछे पछताए, पाछे पछताए, इसमें
प वर्ण की आवृत्ति। अब आगे हम इन्हीं सभी शब्दों को लिखेंगे, ठीक है, और ये भी लिखेंगे किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। जैसे हमने ये सभी शब्द यहाँ पर लिख दिए। मोही मारन में म वर्ण की आवृत्ति, मोहन मुख मन मही में म वर्ण की आवृत्ति, कहाँ कहो में क वर्ण की आवृत्ति, राग रंग में र वर्ण की आवृत्ति और पाछे पछताए में प वर्ण की आवृत्ति। अब याद रखिए, जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी परिभाषा हम, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि पंक्तियों में किन शब्दों में कौन सा वर्ण बार बार आया है। जैसे काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अब इसमें होत हसाए दो शब्द दिए गए हैं, में ह वर्ण, ठीक है, ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी तरह अगला वाक्य देखते हैं, अगली पंक्ति, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। अब इसमें होत हसाए दिया गया है, होत हसाए में ह वर्ण और चित्त चैन में च वर्ण, ठीक है। कह गिरधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे। अब इसमें कह और कविराए, इन शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति हुई है और टरत टारे में ट वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। अब अगला देखिए, सुर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पूत। अब इसमें सुर श्याम, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हुई है। मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। अब मोसो और मोल में म वर्ण की आवृत्ति हुई है और जसुमती जायो में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ क्यों हुआ है, लिखिए। कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है, हमें लिखना है। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, मुदित महीपति मंदिर आए। अब मुदित महीपति मंदिर में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये देखिए म, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अगला काव्य पंक्ति, पीपर पात सरिसमन डोला। अब पीपर और पात में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगली काव्य पंक्ति है, कालिंदी कूल कतम्ब की डारन। अब ये कालिंदी कूल कतम्ब की में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते झाग, ठीक है, झरते झाग में झ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब ये चारु, चंद्र और चंचल में च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो ये सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, आओ दोहराएं। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांटकर लिखिए। ये जो आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को हम पहले पिछले पाठों में कर चुके हैं। यहाँ पर केवल हम उनकी दोबारा से दोहराई करेंगे। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांटकर लिखिए। तत्सम हमने पढ़े थे, तत्सम यानी संस्कृत के समान और तद्भव उनका बदला हुआ रूप, यानी तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप। जैसे कंटक, कंटक क्या है, तत्सम, और उसका बदला हुआ रूप क्या है, कांटा। कर्पूर, कपूर। पूर्ण, पूरा। तृतीय, तीसरा। बाल्य, बाल, ठीक है।
अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रिया के नीचे रेखा खींचिए। ये संयुक्त क्रिया को भी हम अपने पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया जिसमें जहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं होती हैं वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, बच्चा झूला झूल रहा है, झूल रहा था। अब यहाँ पर संयुक्त क्रिया कौन सी हुई? ये झूल रहा था। अब यहाँ पर झूलना और रहना दो क्रियाएं साथ में हैं। जब दो क्रियाएं साथ में होती हैं तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। यदि दो क्रिया साथ में नहीं है तो संयुक्त क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो झूल रहा था, तो यहाँ पर हम इसके नीचे रेखा खींच देंगे। अगला वाक्य देखिए, वह सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। चढ़ना और जाना, यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, तो चढ़ जाता क्या है? संयुक्त क्रिया। मेरे कॉलेज से लौटने पर कमरा खोला गया। खोलना और गया, खोलना और जाना यानी कि, ठीक है, गया। ठीक है, तो खोला गया क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी। देखना और रहना, यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, तो देखती रहती थी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर हम रेखा खींच देंगे इस तरह से। अगला वाक्य है, गिल्लू ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया। पकड़ना और लेना, तो पकड़ लिया संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। ये कोष्टक दिया गया है, इसमें से छांटकर हम लिख सकते हैं। जो गुप्त बातों का पता लगाए। गुप्तचर, ये इससे ही पता लग रहा है, इस शब्द से ही, गुप्तचर। जो गुप्त बातों का पता लगाए वो क्या कहलाएगा? गुप्तचर। जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो। दर्शनीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कम खाता हो। अल्पाहारी। अल्प का अर्थ होता है कम और आहारी का अर्थ है खाने वाला। ठीक है, खाना। आहार का अर्थ खाना होता है ना, आहार। तो अल्पाहारी से क्या बना? जो कम खाता हो। जिसे क्षमा ना किया जा सके। अक्षम्य। ठीक है, जो अपनी ओर खींचे। आकर्षक। आकर्षक, जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक। तो बच्चों, ये थे पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।